नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 5 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। और यहाँ पर पहला कथन है कि संविधान ने राज्य लोक सेवा आयोग की संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया है, अपितु इस मामले को राज्यपाल के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 के तहत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, शक्ति और कार्यों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। लेकिन संविधान ने आयोग की संख्या निर्दिष्ट नहीं की है, यानी कि उसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। और राज्यपाल को आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या और उसकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। और इसके आधार पर पहला कथन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हालांकि उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों का निष्कासन और निलंबन के बारे में बात करें, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को निलंबित जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और इसीलिए हमारा जो दूसरा कथन है वो भी सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, यानी कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन संसद के अधिनियम के द्वारा संबंधित राज्य के विधायिका के अनुरोध पर बनाया जाता है, जबकि हमारे संविधान में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और एसपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग को बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इसे संसद के अधिनियम के द्वारा संबंधित राज्यों के अनुरोध पर ही बनाया जा सकता है। और इसीलिए जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ना कि संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसी के आधार पर तीसरा कथन भी सही हो जाता है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। और इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के एक न्यूज भी आया है आज के समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है ट्रेडी प्रोसेस ब्लेम्ड फॉर जॉब एस्पिरेंट डेथ। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राभा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और बात हो रही है राभा जनजाति की। यहाँ पर पहला कथन है, राभा असम की एक जनजाति है, जो बिल्कुल सही है। अगर हम राभा जनजाति की बात करें तो यह नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश तथा भारत के असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल के मंगोलियाई समुदाय से संबंधित है। और इस आधार पर यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, बागुरुम्बा असम का एक लोक नृत्य है जो राभा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगर हम बागुरुम्बा की बात करें तो यह एक जनजातीय नृत्य है, लेकिन इसे बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। और इसी नृत्य को बटरफ्लाई डांस या फिर बर्दविशिका नृत्य भी कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये नृत्य बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा कथन है उसमें कहा जा रहा है कि बागुरुम्बा राभा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और इसके आधार पर दूसरा कथन गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ पहला कथन सही है।
आज के द हिंदू समाचार पत्र में राभा ट्राइबल्स वुमेन का एक फोटो भी आया है, जहां पर वो पैडी फील्ड्स में मछलियों को पकड़ने का काम कर रही हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, सारदा अधिनियम भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सारदा अधिनियम की, और आप सभी जानते हैं कि इस अधिनियम को बाल विवाह निषेध अधिनियम कहा जाता था, जिसे 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया। और इस अधिनियम में लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के प्रायोजक हरविलास सारदा थे, जिनके कारण इस अधिनियम को सारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था, जिसमें बाल विवाह को रोकने की कोशिश की गई थी। और इसी के आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है बाल विवाह, वह क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चाइल्ड मैरिज को लेकर के एक न्यूज भी आया है, जिसका शीर्षक है मोर चाइल्ड मैरिज बीइंग फाइल्ड इन ओडिशा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पर 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, और वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। इन नदियों को अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर है रामगंगा, मैं आपको नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट है। यहाँ पर है गोमती, यहाँ पर है घाघरा, और ये जो पोर्शन है वो गंडक को दिखा रहा है। यानी कि अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, और उसके बाद गंडक नदी है, जो गंगा में आकर के मिलती हैं। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 और 4। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है कि भारत में यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक और आशयित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का क्या महत्व है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं चारों कथनों को। और यहाँ पर पहला कथन है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सीएजी राजकोष पर कभी भी नियंत्रण नहीं रखता, चाहे वित्तीय आपातकाल या फिर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो इस देश में। सीएजी का काम सिर्फ ऑडिट करना है, वह किसी भी स्थिति में राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता। यानी कि पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो भी रिपोर्ट सीएजी के द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत कर देते हैं, और संसद में लोक लेखा समिति के द्वारा उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों का उपयोग जांच एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने में कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर सीएजी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि किसी मंत्रालय ने, किसी व्यक्ति ने पैसे का दुरुपयोग किया है, तो उसके खिलाफ जांच एजेंसियों के द्वारा आरोप तय किए जा सकते हैं, उसकी जांच भी की जा सकती है। यानी कि तीसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है, सीएजी को ऐसी मिश्रित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांच के समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है। तो ये बात गलत है। यहाँ पर जो हमारा सीएजी है यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक,
उसके पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं है। उसका काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना है। लेकिन रिपोर्ट में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो वह उसके लिए रिकमेंडेशन जरूर कर सकता है कि रिपोर्ट में गड़बड़ी है, लेकिन उसके पास कोई भी न्यायिक शक्तियां नहीं है कि वह खुद से किसी व्यक्ति पर, किसी मंत्रालय पर कार्रवाई कर सके। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिर्फ दूसरा और तीसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करेंगे निपुण भारत पर। इस स्कीम को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ भी आया है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें निपुण योजना की तो इस योजना को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा और केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना, जिसे हम समग्र शिक्षा के नाम से जानते हैं, उसी के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाएगा। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 2027 तक ग्रेड 3 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पढ़ने, लिखने और अंक गणित की समझ के बारे में पूरी जानकारी हो। इस मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करना है और यह तय करना है कि प्रत्येक बच्चा जो ग्रेड 3 में पढ़ रहा है उसे पढ़ने, लिखने और अंक गणित की पूरी जानकारी हो। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इससे जुड़े हुए मुद्दों पर आप नोट्स बना लेंगे, उस पर और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।